हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के बारे में और उनके कारनामों के बारे में, और इसी तरह से कुछ ऐसे ट्रिक के ज़रिए से कुछ चीज़ें हम याद करेंगे जो हमारे लिए अक्सर कन्फ्यूजन का सबब बनती हैं। और वीडियो के एंड में हमने वेरी इंपॉर्टेंट 15 ऐसे सवालात का इंतखाब किया है गालिब की ज़िंदगी से और उनके कारनामों से मुताल्लिक जो अक्सर सवालात पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए गालिब के सिलसिले में या गालिब के सबक के सिलसिले में आखिरी कील साबित हो सकती है। आज के बाद गालिब के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले हमने खुतूत गालिब पर एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। गालिब के खुतूत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुतूत निगारी पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज गालिब के बारे में क्या क्या हक़ाइक़ हैं और क्या उसके बारे में हम नई चीज़ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले चैनल का सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरह से वीडियो अगर पसंद आपको आए तो लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हमें मज़ीद मेहनत करने के इससे सीख मिलती है और एक बूस्टर का काम करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के ये चीज़ें ज़रूर कर लें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट पेश करने की कोशिश करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं गालिब के बारे में। गालिब के बारे में हमने जो ये कंटेंट तैयार किया दोस्तों, ये जो माहिरीन गालिबियात में से जिनका नाम एक आता है कालिदास गुप्ता रज़ा। कालिदास गुप्ता रज़ा की साहब की किताबों से अक्सर इसको मैंने कंटेंट तैयार किया है, इकट्ठा किया है। तो उसी से है, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पढ़िएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारे हक़ाइक़ आपको याद हो जाएं कहानी की शक्ल में। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जिनका पूरा नाम था 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए। ठीक है, 27 दिसंबर याद रखिएगा दोस्तों, यानी बिल्कुल 97 के आखिरी महीने में ये पैदा हुए थे। 98 लगने वाला था 3 दिन, यानी हैप्पी न्यू ईयर से पहले ये पैदा हो गए थे। आगरा में पैदा हुए थे। ठीक है, आगरा में पैदा हुए थे और 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इनके दादा साहब का जो नाम था, दादा का नाम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि दादा कोकान बेग जो थे यही 50-55 साल, यानी इनके विलादत से पहले मिर्ज़ा गालिब के 50-55 साल पहले हिंदुस्तान यहाँ पे आकर के बसे थे। ठीक है, 1742 ईस्वी में। और इनके वालिद साहब का जो नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था, जो कि सिपाही थे, फौजी थे। ठीक है, और इनकी माँ का नाम था इज़्ज़तुन्निसा। अब ये लोग असलियत में कहाँ के रहने वाले थे? समरकंद के रहने वाले थे। समरकंद से वो लोग जो है 1742 ईस्वी में हिंदुस्तान में आकर के बस गए थे मिर्ज़ा गालिब के दादा। ठीक है, 5 साल के अभी मिर्ज़ा गालिब हुए थे। पैदा होने के 5 साल के बाद जो है मिर्ज़ा गालिब साहब के वालिद साहब एक जंग में मारे गए, और इसके बाद में उनके चचा जो नसरुल्ला बेग थे उन्होंने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन 1806 ईस्वी में मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग साहब का भी इंतकाल हो गया। इस तरह से मिर्ज़ा गालिब जो है बिल्कुल यतीम हो गए। ठीक है, अब यतीम हुए तो अपने चचा के इंतकाल के बाद उनके नाना जो थे गुलाम हुसैन कमीदन साहब, जो रईसों में से थे और बहुत ज़मींदार थे, मालदार थे, उनके यहाँ मिर्ज़ा गालिब साहब आ गए, गुलाम हुसैन कमीदन साहब के यहाँ। और यहीं पर मिर्ज़ा गालिब की परवरिश शुरू हुई और बड़े ही नाजो नेम में परवरिश हुई, यानी बिल्कुल ही किसी चीज़ की तंगी नहीं थी। मालदार थे उनके नाना। ठीक है, 19 अगस्त 1810 ईस्वी में, 19 अगस्त 1810 ईस्वी में, यानी 13 से 14 साल की उम्र में इनकी शादी दिल्ली के नवाब इलाही बख्श मारूफ की बेटी जो है उमराव बेगम से शादी हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 19 अगस्त 1810। अब याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त में आज़ादी हमें मिली, अगस्त में मिर्ज़ा गालिब साहब की शादी हो गई। मेरा इशारा आप समझ सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहते भी थे कि मेरी पैरों में बीड़ियाँ पड़ गई, यानी कैद हो गए। तो हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, और यहाँ पे अगर 19 अगस्त में 1810 ईस्वी में मिर्ज़ा गालिब साहब के पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई थी, बिल्कुल 13-14 साल की उम्र में ही।
इसी वजह से दिल्ली वाले जो हैं उनको हमेशा मिर्ज़ा नौशाह कहते थे और मिर्ज़ा नौशाह के लक़ब से वो मशहूर भी हो गए थे। 1812 ईस्वी में यानी शादी के 2 साल के बाद वो आगरा छोड़ करके मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में आकर के बस गए थे, ठीक है, और अपने ससुराल में रहने लगे थे। उनके ससुर जो थे नवाब इलाही बख्श मारूफ जो थे वो भी बहुत ज़्यादा रईस थे। 7 बच्चे हुए थे मिर्ज़ा गालिब के, लेकिन एक भी बाहयात नहीं रहे। सभी पैदा होने के बाद इंतकाल कर गए, कोई 1 साल में, कोई 6 महीने में। इस तरह से 7 बच्चे इंतकाल कर गए। मिर्ज़ा गालिब के कोई औलाद नरीना नहीं रही। इब्तदा में असद तखल्लुस रखते थे, शायरी करते थे, ठीक है, बचपन से शायरी करते थे, 5-6 साल की उम्र से ही शायरी कहना शुरू कर दिए थे। असद तखल्लुस रखते थे, लेकिन इसके पीछे का एक वाक़या है कि दिल्ली में एक और शायर था जो असद के तखल्लुस से शायरी करता था, तो दोनों वो मिर्ज़ा गालिब को पसंद नहीं आया, इसलिए 1816 में उन्होंने अपना तखल्लुस बदल करके गालिब रख लिया, ठीक है। अब 1816 याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 1826 से बाकायदा तौर पे उन्होंने फ़ारसी शायरी शुरू कर दी थी और फ़ारसी शेरगोई में बिल्कुल ही मतलब अपने आप को बड़ा उस वक्त का सबसे बड़ा फ़ारसी गो शायर खुद को तस्लीम करते थे और उर्दू में शायरी करना आयब समझते थे, बल्कि मतलब एक रुसवाई का सबब मानते थे या ये अपने अज़मत के ख़िलाफ़ समझते थे उर्दू में शायरी करना, ठीक है। अप्रैल 1828 ईस्वी में जब वो कलकत्ता के दौरे पे गए थे तो वहाँ पे अपना जो पेंशन, जो उनके चचा नसरुल्लाह बेग साहब का पेंशन था, अंग्रेज़ों के वो चूँकि मुलाजिम थे, उस पेंशन में उन्होंने 5,000 से कटौती कर दी थी, तो उसके लिए अपील दायर करने के लिए कलकत्ता गए थे, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चचा नसरुल्लाह खां की मतलब जो उनको वजीफ़ा मिलता था उनके इंतकाल के बाद, उसके लिए अपील करने गए थे। 29 नवंबर 1829 ईस्वी से कलकत्ता से वापस हुए थे और कलकत्ता के सफ़र के दौरान ही उन्होंने गुले राना नामी अपने फ़ारसी और उर्दू के इंतखाब को उनका एक दोस्त थे मौलवी सिराज अहमद, उनकी फरमाइश पर गुले राना को उन्होंने एक इंतखाब शायरी की है, शायरी का अपने इंतखाब शाये किया था गुले राना के नाम से, ठीक है। और इसी सफ़र के दौरान जब वो कलकत्ता जा रहे थे मिर्ज़ा गालिब साहब, तो मार्च 1826 से लेकर के जून 1827 तक, ठीक है, यानी लगभग 15 महीने तक वो लखनऊ में क़याम उन्होंने किया था। लगभग 15 महीने तक उन्होंने लखनऊ में क़याम किया था और वो ज़माना किसका था? नसीरुद्दीन हैदर का। ये याद रखिएगा दोस्तों, यूपी में अक्सर सवाल पूछ लेता है। नसीरुद्दीन हैदर का ज़माना था और मिर्ज़ा गालिब का इस लखनऊ के क़याम के दौरान उन्होंने मीर अनीस से भी मुलाकात की। मीर अनीस से उन्होंने क्या मुलाकात की? मीर अनीस ख़ुद उनके पास गए थे मुलाकात करने के लिए, ठीक है। तो ये अहम वाक़या है। रास्ते में बनारस भी गए थे और इलाहाबाद भी गए थे दोस्तों, ठहरे थे वो रास्ते में कलकत्ता के। और इलाहाबाद का मशहूर वाक़या है, इलाहाबाद में वो जुआ खेलते थे, जुआरी थे ही मिर्ज़ा गालिब। जुआ उन्होंने खेला था और इलाहाबादियों ने सारा उनका जुआ में जीत लिया था, जो कुछ दौलत रखे थे। इसलिए कह रहे थे कि अगर जन्नत का रास्ता इलाहाबाद से होकर के जा रहा हो तो मैं जन्नत जाना नहीं पसंद करूँगा, इलाहाबाद नहीं जाऊँगा। यानी इलाहाबाद से काफ़ी नाला हो गए थे इस बात को लेकर के। 1835 ईस्वी में उन्होंने मैखाने आरजू के नाम से फ़ारसी की कुल्लियात शाये की थी। अपनी कब शाये की थी? 1835 ईस्वी में फ़ारसी की कुल्लियात मैखाने आरजू। अब याद रखिएगा दोस्तों, पहली कुल्लियात जो इनके शाये हुई तो फ़ारसी की मैखाने आरजू। अब जाहिर सी बात है, शराबी आदमी थे ही मिर्ज़ा गालिब, तो मैखाना के नाम से उन्होंने शाये कर दिया था। और शब्द ची जो नाम है, ये इस शब्द ची में उन्होंने फ़ारसी के जो रह गए थे कलाम उसको फिर से शाये किया था। यानी जो उनके कलाम रह गए थे फ़ारसी के, वो उसको शब्द ची के नाम से शाये किया था। 1840 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में एक वैकेंसी खाली थी, तो उसके लिए मोमिन खां मोमिन और मिर्ज़ा गालिब और इसी तरह से इमाम बख्श सहबाई, ये तीनों लोग गए थे उसके लिए, मतलब उस ओहदे के लिए। लेकिन मोमिन खां मोमिन गनी आदमी थे, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने तीनों को बुलाया था और गालिब ने इस वजह से उस ओहदे को नहीं कबूल किया क्योंकि प्रिंसिपल जो है उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए बाहर निकल के नहीं आया था। तो वो कॉलेज के गेट से ही फिर वो अपनी बग्घी घुमाए और वापस आ गए। इमाम बख्श सहबाई उसके बाद में उसी ओहदे पर फायज हुए थे और उन्होंने उस ओहदे पर काम किया था, ठीक है दोस्तों। ये अहम वाक़या है। 1841 ईस्वी में पहला उर्दू का दीवान उन्होंने शाये किया था। पहले फ़ारसी का दीवान शाये किया था। कब शाये किया था? 1835 में। और 41 में उसके 6 साल के बाद उनके पहला दीवान शाये हुआ था उर्दू का। और इस तरह से उनकी ज़िंदगी में 5 बार दीवान गालिब शाये हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि 5
कितनी बार शाये हुआ था? 5 बार शाये हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब 1841 ईस्वी में अहम वाक़या जो है, पहली बार वो जेल में गए थे जुआ खेलने के जुर्म में, और दूसरी बार जो है 1847 में गए थे। अब दोनों सन याद रखिएगा, क्योंकि 1841 में पहली बार उनका दीवान शाया हुआ था और 1841 में पहली बार वो जेल में गए थे। 1847 में दूसरी बार वो जेल में गए थे और 1847 में उनके दीवान का दूसरा एडिशन भी शाया हुआ था। पहली बार 100 रुपये का जुर्माना उन्होंने दिया था और दूसरी बार 200 रुपये का जुर्माना दिया था। तो इस तरह से हम 41 और 47 को कॉम्बिनेशन में करके याद कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक था दोस्तों। 1847-48 में कहा जाता है कि वो गुलाम रसूल महर वगैरह और इसी तरह से खली गंजूम वगैरह ने जो सन दिया है, 47 अक्सर तस्लीम किया जाता है। उर्दू में उन्होंने खतूत लिखना शुरू किया, इससे पहले फ़ारसी में खतूत लिखते थे। 1850 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र ने उनको किले में तलब किया और वो किले में उनको नौकरी दी। एक तरह से यहाँ से किले मोहल्ला में यानी लाल किले में उनकी वाबस्तगी हुई, लाल किले से उनकी वाबस्तगी हुई। और बहादुर शाह जफ़र ने जो है उस एवज में उनको काम क्या दिया? उस एवज में उनको काम ये दिया था कि शाहाने तैमूर ख़ानदान के जो बादशाह थे उसकी तारीख़ वो लिखें। ठीक है। तो 1854-55 में पहला हिस्सा उन्होंने क्या किस नाम से, महरे नीम रोज़ के नाम से उन्होंने पहला हिस्सा मुकम्मल किया था। दूसरा हिस्सा महरे नीम माह के नाम से लिख रहे थे, लेकिन 1857 हो गया, गदर हो गया, बहादुर शाह जफ़र को पकड़ा गया, रंगून भेज दिया गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया, ये मुग़लिया सल्तनत का खात्मा हो गया। इस तरह से दूसरा हिस्सा नामुकम्मल रह गया। पहले हिस्से में उन्होंने क्या किया था? पहले हिस्से में उन्होंने तैमूर से लेकर के हुमायूं तक की तारीख़ को रकम कर दिया था और दूसरे हिस्से में अकबर बादशाह से लेकर के बहादुर शाह जफ़र का लिखना था, लेकिन वो नहीं लिख पाए। और इसी खिदमत के सिलसिले में बादशाह ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब दिया था, यानी इतना लंबा चौड़ा उनके नाम के आगे खिताब लगाया गया था। तो ये बहादुर शाह जफ़र ने दिया था। ठीक है। अब उसी दौरान जब जब किले मोहल्ला में वो नौकरी कर रहे थे, 1852 ईस्वी में उनके जो बीवी यानी उमराव बेगम की भतीजे जो थे, आरिफ जो थे, जिनकी उम्र 22-23 साल की रही होगी, जो ख़ुद भी शायर थे, ये आरिफ शायर थे और मिर्ज़ा गालिब अपने बेटों की तरह उनको मानते थे कि चूँकि उनकी औलाद नहीं थी, इनको अपना बेटा मानते थे। उनका इंतकाल हो गया था और उनका इंतकाल जो है मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में बहुत बड़ा सानेहा है और उसी वजह से उर्दू में एक शख्सी मरसिए का एक ऐसा नादिर नमूना उन्होंने लिखा जिसको मरसिए आरिफ कहा जाता है, जिसका पहला मिसरा क्या है? लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। बेहतरीन मतलब शख्सी मरसिया है कि पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाएं और हम और आपकी आंखों से आंसू जारी हो सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में उसका कितना असर पड़ा था। ठीक है। ज़ौक़ साहब का जब इंतकाल हुआ 16 नवंबर 1854 में, तो उसके बाद बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को अपना उस्ताद मुकर्रर कर दिया और यहाँ से उनको मलिकुल शोरा का खिताब दिया। 5 फरवरी 1857 में जब गदर के साल में नवाब रामपुर ने भी उनको अपना उस्ताद मुकर्रर कर लिया था। ठीक है। तो रामपुर वो 2 बार गए थे, सफ़र उन्होंने किया था, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता का, ये उनके मशहूर सफ़र हैं। तो ठीक है, नवाब रामपुर जो नवाब यूसुफ हुसैन जिनका नाम था, उन्होंने अपना उस्ताद मुकर्रर कर लिया था। 1857 के गदर में उन्होंने काफ़ी मदद भी की थी मिर्ज़ा गालिब की। ठीक है। 1858 ईस्वी में उन्होंने दस्तंबू लिखा। दस्तंबू नामी जो किताब है, ये जिस तरह से असबाब बगावत हिंद लिखा था 1858 में सर सैयद अहमद ख़ान ने, उसी तरह से दस्तंबू इन्होंने मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था। और इसमें मई में, चूँकि मई 1857 में गदर हुआ था, तो मई 1857 से लेकर के अगस्त 1858 तक के वाक़यात जो थे, गदर के जो असरात थे या दिल्ली के जो उस वक्त हालत थी, उसको मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था दस्तंबू में। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। 1862 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी नामी एक आदमी था जिसकी किताब थी बुरहान क़ाते। बुरहान क़ाते ये जो लुग़त की किताब थी फ़ारसी में, उसमें बहुतेरी गलतियाँ थी, तो उसके सुधार के लिए मिर्ज़ा गालिब ने क़ाते बुरहान नामी एक किताब लिखी जिसमें निशानदही की उसमें कितनी कितनी गलतियाँ हैं। ठीक है। तो क़ाते बुरहान जब उन्होंने लिखा तो उस पर बेशुमार मिर्ज़ा गालिब पर एतराज़ात में कई सारे रसाले लिखे गए, कई सारी किताबें लिखी गई। उनका जवाब मिर्ज़ा
गालिब के दोस्तों ने दिया। खुद मिर्ज़ा गालिब ने दुर्र-ए-फ़श्क कादियानी नामी किताब लिखी उन्होंने, ठीक है। क़ाते बुरहान के तमाम जवाबात को, जो इतराज़ात हुए थे उसका जवाब के लिए उन्होंने ये रसाला लिखा था। उसके बाद में मिर्ज़ा गालिब का अगला कारनामा क्या है, पंज आहंग नामी उन्होंने एक रसाला लिखा था, जो फ़ारसी इंशा परदासी पर मतलब एक रहनुमाई के लिए रहनुमायाना रसाला था। ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था, पंज आहंग, ठीक है। 1864 ईस्वी में उन्होंने लताइफ़ गैबी नामी रसाला लिखा और 1867 में दुआए सबाह के नाम से एक फ़ारसी मंजूम तर्जुमा उन्होंने पेश किया था और नामे गालिब रसाला उन्होंने 1865 ईस्वी में लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट उनके कारनामे हैं। इसी तरह से खतूत के बारे में अगर हमने देखा तो अलग से हमने वीडियो बना रखा दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। 17 अक्टूबर 1867 ईस्वी में उनके पहले खतूत का मजमुआ उद हिंदी आया, जिसमें 162 खतूत थे, ठीक है। और दूसरा जो है खतूत का मजमुआ 472 खतूत पर मुश्तमिल था, मार्च 1869 ईस्वी में आया। तो पहला 4 महीने इंतकाल से उनके 4 महीना पहले शाये हुआ था और दूसरा इंतकाल के 19 दिन के बाद शाये हुआ था उर्दू मुअल्ला के नाम से। अब अक्सर तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने क्या ट्रिक बनाया है, ट्रिक ये है कि ऊद ऊद करके उर्दू आए, ऊद ऊद के उर्दू आए, ये याद रखिएगा, ऊद ऊद के उर्दू आए। जैसे बोला जाता है ना, ऊद ऊद के कोई चीज़ आना, तो ऊद ऊद के हमें उर्दू आए, या खुदा हमें ऊद ऊद के उर्दू आए। तो ऊद ऊद के उर्दू आए, तो ऊद पहले हो गया, उर्दू बाद में हो गया। इस वाक़े में, इस जो फ़क़रे में हमने बोला, तो उसमें ऊद पहले हो गया, उर्दू बाद में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हिंदी पहले, उर्दू मुअल्ला बाद में, ठीक है। तो अगला जो है रुक़ात गालिब, ये 15 खतूत का मजमुआ है, ठीक है। ये फ़ारसी खतूत इसमें है। नादरात गालिब, ये भी खतूत हैं, 47 खतूत हैं जो नबी बख्श हकीर के नाम से लिखे गए थे, इसको अलग से उन्होंने शाये किया। इंशाई गालिब जो है क़ादरनामा, इंशाई गालिब, क़ादरनामा, नकात गालिब, ये सब उनके खतूत हैं, खतूत के मजमुए हैं जो 10, 4, 14 इस तरह से हैं। 11 मसनवियाँ उन्होंने लिखी थी, 4 कसीदे। मसनवियों में जो मशहूर मसनवियाँ उनकी जो याद की जाती हैं, वो एक बाद मुखालिफ है, अब्रे गौहर बार है, मसनवी चिराग दैर है। अब्रे गौहर बार जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम वाक़यात हैं, ठीक है। ये 3 मसनवियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनके 4 कसीदे हैं मिर्ज़ा गालिब के। कितने कसीदे हैं? 4 कसीदे हैं, 2 हज़रत अली के और 2 बहादुर शाह ज़फ़र के। हज़रत अली के लिए जो 2 कसीदे लिखे उन्होंने, साज़ियक ज़र्रा नहीं फ़ायदे चमन से बेकार, तो ये पहला कसीदा है। और दहर जुज़ जलवे एकता ये माशूक़ नहीं, ये दूसरा है। दहर जुज़ जलवे एकता ये माशूक़ नहीं, ये तो हमारे सिलेबस में भी शामिल है, इसको याद रखिएगा। और बहादुर शाह ज़फ़र के लिए जो 2 कसीदे थे वो कौन कौन से हैं? हाँ महे नौ सुने हम उसका नाम, सुबह, या ये पहला है, और सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, ये दूसरा उनका जो है कसीदे का पहला मिसरा, कसीदे के शेर का पहला मिसरा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 11 मसनवियाँ उन्होंने लिखे, 4 कसीदे लिखे और इसी तरह से सारी गज़लें उन्होंने लिखी, ठीक है। एक मरसिया लिखा उन्होंने, मरसिया आरिफ, जो शख्सी मरसिए के नाम पे बहुत बेहतरीन मरसिया है। अब यहाँ से थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। मिर्ज़ा गालिब की तमाम जितना हमें इसमें कवर करना था वो कंप्लीट हो गया। अब मिर्ज़ा गालिब के इन्हीं नॉलेज पर, इन्हीं चीज़ों पर, हक़ाइक़ पर हमने 15 सवाल को खुद से क्रिएट किया, जो हमारे सवाल में अक्सर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला सवाल हमने देखा कि इनमें से कौन गालिब का हमअसर नहीं है? मोमिन खां मोमिन, ज़ौक़, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो सही ऑप्शन क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है ये मिर्ज़ा गालिब के हमअसर नहीं है। मोमिन भी हैं, ज़ौक़ भी हैं, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता भी हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा खां शेफ्ता तो उनके शागिर्दों में से भी आते हैं, ठीक है। ज़ौक़ हम उनके हमअसर हैं, मोमिन भी उनके हमअसर हैं। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो है इंतकाल 1781 में हो गया था लखनऊ में, यानी उनकी वफ़ात से लगभग 15-20 साल पहले ही हो गया था। मिर्ज़ा गालिब ने, दूसरा सवाल है, मिर्ज़ा गालिब ने लखनऊ में किस बड़े शायर से मुलाकात की? तो अभी हमने जैसा कि बताया, अनीस से उन्होंने मुलाकात की थी। नासिख, आतिश या दबीर से नहीं, बल्कि अनीस खुद गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल क्या है? मिर्ज़ा गालिब को किसने हैवान ज़रीफ़ कहा? ऑप्शन है हाली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, आला अहमद सुरूर, पतरस बुखारी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है यादगार गालिब में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा, उनकी ज़राफ़त की वजह से। सवाल अगला है, गालिब ने मोमिन से उनके किस चीज़ के बदले अपना पूरा दीवान देने के लिए कह दिया था? तो उन्होंने जब मोमिन खां मोमिन ने जब अपने
अपनी गज़ल कही थी, गज़ल का मशहूर शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसके बदले में उन्होंने इस एक शेर के बदले में उन्होंने अपना पूरा दीवान देने के लिए कह दिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है एक शेर जो था, और शेर याद रखिएगा। गालिब का पहला खतूत का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? तो मैंने बताया है ट्रिक, ऊद ऊद कर उर्दू आए, इसको याद रखिएगा। ऊद मतलब ये पहला, उर्दू बाद में। ठीक है, तो इस हिसाब से ऊद हिंदी इसका सही जवाब है। ऊद हिंदी पहला है और उर्दू मोहल्ला दूसरा खतूत का मजमुआ है। इंतकाल से 4 महीना पहले यानी 1869 में ये शाया हुआ था, और 19 दिन के बाद उर्दू मोहल्ला शाया हुआ था इंतकाल के। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब की तारीख़ पैदाइश क्या है? तारीख़ पैदाइश क्या है दोस्तों? 27 दिसंबर 1797। 27 दिसंबर 1797 जब मैंने बताया था 1798, यानी हैप्पी न्यू ईयर से पहले ही 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही उनकी विलादत हो गई थी। किसके अहद में गालिब लखनऊ गए थे? लखनऊ किसके अहद में गए थे? नसीरुद्दीन हैदर। तो नसीरुद्दीन हैदर के अहद में गए थे, गाज़ीउद्दीन हैदर नहीं, गाजिद अली शाह नहीं, वज़ीर अली नहीं। ठीक है, किसके अहद में गए थे? नसीरुद्दीन हैदर के अहद में गए थे, और मीर अनीस से उन्होंने मुलाकात की थी। 15 महीने वो ठहरे भी थे। अब अगला सवाल है मसनवी अब्रे गौहरे बार में किसका वाक़या बयान किया गया है? हज़रत अली का, हुज़ूर पाक का, या निज़ामुद्दीन औलिया, या बहादुर शाह ज़फ़र? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या उन्होंने तफसील से बयान किया है, और सबसे तवील मसनवी भी ये है। नुस्ख़े हमीदिया को किसने मुरतब करके शाये किया? नुस्ख़े हमीदा जो भोपाल के हमीदिया कॉलेज से ये इसकी तहक़ीक़ हुई थी, खोज हुई थी दोस्तों, ये मुफ्ती अनवार ने इसको मुरतब करके शाया किया था, इन्होंने तहक़ीक़ करके शाया किया था। ठीक है, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी का जो है दीवान अरशी, नुस्ख़े अरशी मशहूर है, जो 3 जिल्द 3 हिस्सों में है। कादी अब्दुल वदूद ग़ुलाम रसूल मोहर, ग़ुलाम रसूल मोहर का जो है मिर्ज़ा गालिब के खतूत पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कादी अब्दुल वदूद ने इनके जो फ़र्ज़ी उस्ताद के ऊपर उन्होंने काफ़ी तहक़ीक़ करके बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे हैं। गालिब के हयात में दीवान गालिब कितनी बार शाया हुआ? अगला सवाल है। तो गालिब के हयात में दीवान गालिब कितनी बार शाया हुआ था दोस्तों? 5 बार शाया हुआ था। पहली बार कब शाया हुआ था? 41 में शाया हुआ था। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है? गालिब के हर शेर को तारे रुबाब किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, या अहमद सुरूर, या कालिदास गुप्ता रज़ा? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब यह है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने ही उनको इल्हामी किताब भी कहा उनके दीवान गालिब को, और इसी तरह से उनके हर शेर को तारे रुबाब कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है इकबाल ने किस मगरबी शायर के हमपल्ला गालिब को करार दिया है? तो इकबाल ने एक नज़्म लिखी है गालिब और गोयटे। तो इसका सही जवाब क्या है? गोयटे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गालिब ने कितने खतूत लिखे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 885, 86 या 85, यहाँ 284 होना चाहिए। ठीक है, 890 कितने खतूत लिखे दोस्तों? तो इसका याद करने का ट्रिक है 886। तो 786 अक्सर लोग बोलते हैं 786 को इम्पोर्टेंट मानते हैं, सो 786 से 100 और भिड़ा दो 886। तो एक ट्रिक याद कर सकते हो, 786 अपने दिमाग में बसा लेना, उस हिसाब से 886 उन्होंने खुद ये खलीक अंजुम ने बताया है। ठीक है, और ग़ुलाम रसूल महर ने 881 ही बताया है, लेकिन खलीक अंजुम की तहकीक सबसे अच्छी मानी जाती है खतूत गालिब के सिलसिले में। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, गालिब, उर्दू, ताजमहल। ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आल अहमद सुरूर ने उनको जदीद नस्र का बानी कहा है, और रशीद अहमद सिद्दीकी ने उनको कहा, उनके बारे में ये कहा, गालिब ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं। ठीक है, गालिब, मुग़ल ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला और आखिरी सवाल क्या है? गालिब फ़ारसी के किस शायर से बेहद मुतासिर थे? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है बेदिल। बेदिल के असर से वो इब्तदा में शायरी भी करते थे, जिसकी वजह से उनकी शायरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी, और इसको उनको तर्क करना पड़ा था, और अपनी शायरी को आसान भी बनाना पड़ा था। तो ये रहा मिर्ज़ा गालिब के बारे में तमाम चीज़ें दोस्तों। 15 सवाल हमने रखा। उम्मीद करता हूँ थ्योरी भी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, और सवालात के ज़रिए से काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।